गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे भाषा का और भी कोई मतलब निकल सकता है। देखिए बहुत सरल से शब्द हैं। पहला शब्द है चाइल्ड, मतलब बच्चा। चिल्ड मतलब ठंडा। बाय मतलब खरीदना। बाय बाय मतलब अलविदा कहना। वेजिटेबल सब्जी। आवर हमारा। फाइंड ढूंढना। अब ये इतने सरल से शब्द हैं, इनका उपयोग और दुरुपयोग कैसे हो सकता है? किसी ने मुझसे कभी कहा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ओके, क्यों? क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं कपड़े खरीदने में। We buy clothes, B-U-Y, buy clothes. Okay. फिर हमने कहा अच्छा, खरीदने के अलावा खाने पीने की भी बात कर लेते हैं। We must drink vegetable juice. Does it look like vegetable juice? Vegetable juice. तो कुछ ने कहा भाई हम बड़े हैं, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वेजिटेबल जूस हम पसंद करेंगे चिल्ड बियर पीना। तो चिल्ड बियर, ठंडी बियर, चाइल्ड बियर की तरह अगर लगे तो क्या उसे बच्चे बनाते हैं? दिल्ली सरकार और केरला की सरकार ने कहा अगर आप पब्लिक में शराब पीते हैं यू विल बी फाइन्ड बहुत सारे पैसे। फाइन बहुत सारे पैसे, यहां तो महज 50 रुपए की बात हुई है। तो अक्सर विद्यार्थी जो एसएससी, बैंक पीओ या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में प्रश्न आता है क्यों सीखे हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स को, जो वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं। भाई आप लोगों को ही तो नोटिस जारी करने होते हैं। देखिए यहां पर किसी से आपने कहा पुट द बैग देयर। पुट द बैग देयर, अपने बैग को उधर रखो, वहां या उनका। इसलिए जरूरी होता है हर एग्जाम में जानना कि कौन सा शब्द कहां प्रयोग में लाया जा सकता है। कुछ शब्द हैं हमारे पास। बिटवीन और अमंग, दो दोस्त हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किसको अपना करीबी, सबसे करीबी दोस्त बोले। आई कैन नॉट डिसाइड बिटवीन रवि एंड श्याम, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। I cannot decide between the two courses of study. अर्थात between हम वहां उपयोग करते हैं जहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो विकल्प होते हैं। फिर कहा हम among करें। He was standing among several students. I cannot choose among so many friends. कौन सा मेरा बेस्ट फ्रेंड है? कई बार विद्यार्थी हमसे पूछते हैं भाई इन और इनटू में क्या फर्क है? इन और इनटू में मूवमेंट का फर्क है। ही इज वेटिंग इन द हॉल, यानी वो स्थायी है, वो हॉल में खड़ा है, वो हॉल में बैठा है, वो पहले से ही हॉल में है। एक चोर भागता हुआ हॉल के अंदर घुसा, ही रैन इनटू द हॉल। इनटू मूवमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा विकल्प है लाई कहें या ले कहें। अब भाई लाई का एक और मतलब होता है झूठ बोलना। यहां पर हमने लाई का उपयोग किया है बताने के लिए कि मैं आराम से सोफे पे लेटता हूं। आई लाई ऑन माई सोफा जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है। किसी ने उपदेश दिया यहां लेट जाओ, लाई डाउन हियर। किसी ने नर्स को कहा पेशेंट को कृपया यहां लेटा दीजिए, ले द पेशेंट डाउन हियर। फिर हम समझते हैं कि लाई जो खुद से लेटने वाला शब्द है उसके और भी रूप हैं। लाई, ले, लेन, किसी को लेटाने वाला, ले, लेट, लेट। हम आते हैं अपने चौथे शब्द पर। भाई सूर्य उगता है पूर्व दिशा में, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हमें क्या पता कि कोई भगवान उन्हें आके उठाते हो या अरुण का रथ सूर्य को उगाता हो। हमें तो बस इतना पता है कि सूर्य खुद से उगता है। तो जब हम खुद से उठने की बात करें, द टेम्परेचर, तापमान rises sharply in the noon, रेगिस्तान में, तो खुद से ही बढ़ जाता है। यहीं पर हम बात करें स्टूडेंट्स एट गैलेक्सी कोचिंग सेंटर सीखते हैं हाउ टू रेज गुड क्वेश्चंस इन द क्लास। तो
सवाल उठाना, सवाल उठाना, किसी ने उठाया। और खुद उगना, खुद उगना, राइज, सन राइजेस इन द ईस्ट। टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके लिए भी राइज का प्रयोग। और रेज करना, या अपने रेज योर हैंड, हाथ खड़े करना, आप अपने हाथ उठाते हैं। पांचवा शब्द, काफी बार हमें परेशानी होती है, हैंग्ड कहें फांसी की सजा हुई उसे, या फिर कहें उसे टंगा दिया गया, हंग। तो मर्डरर, खूनी को, was hanged to death, मर्डरर को फांसी की सजा हुई, उसे लटका दिया गया। यहीं पर सवाल आता है कि पेंटिंग को भी तो लटकाया जाता है, तो अक्सर हम अंग्रेजी भाषा में परंपरागत तरीके से कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं। द मर्डर, फांसी की सजा की बात करेंगे तो हैंग्ड कहेंगे। और हैंग के और रूप क्या है? पहला है हैंग, दूसरा हैंग, तीसरा भी हैंग्ड ही है। और अगर पेंटिंग या किसी और चीज को ऊपर लटकाने की बात करेंगे तो हैंग, हंग, हंग। अब एडवाइस और एडवाइस में क्या अंतर है? यहां हमें सी दिखाई देता है, यहां हमें एस दिखाई देता है। उसने मुझे सलाह दी, उसने मुझे एडवाइस दी, उसने मुझे अ पीस, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। क्योंकि सलाह काउंटेबल नाउन नहीं है तो हम उसके साथ अ पीस ऑफ एडवाइस, टू पीसेस ऑफ एडवाइस यूज करते हैं। जब आपने संज्ञा के रूप में एडवाइस को यूज किया, नाउन के फॉर्म में आपने यूज किया, सी लगा दिया। जब आपने कहा ही एडवाइज्ड मी, एस लगा दिया। फिर हम बात करते हैं सातवें शब्द की, अडैप्ट और अडॉप्ट। पर्यावरण बदलता रहता है, इंसान भी उसी के मुताबिक बदलते हैं और जीव जंतु भी। तो जब हम अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढालने की बात करें तो हम ए वाला अडैप्ट यूज करेंगे, और जब हम बच्चे को गोद लेने की बात करें तो हम ओ वाला अडॉप्ट यूज करेंगे। एलूजन और इल्यूजन में क्या अंतर है? बहुत ही मुश्किल शब्द दिखाई देता है, एलूजन, एलूजन, ए से एलूजन। जो शब्द कठिन दिखाई दे उन्हें बार बार दोहराइए, एलूजन, 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 एलूजन। अब इसका मतलब क्या है? एलूजन का मतलब है कि हम संकेत देते हैं। एग्जाम्पल तो, गिव मी एन एलूजन फ्रॉम इतिहास, गिव मी एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री, अ रेफरेंस फ्रॉम हिस्ट्री, एलूजन। और अगर हमें कभी भ्रम हो जाए कि हम बहुत बढ़िया खाना पकाते हैं और लोगों को ज़्यादा नमक या कम चीनी का खाना परोस दें, तो लोग भी सोचेंगे ठीक है, इसे भ्रम में रहने दो। तो देखिए, आई से इल्यूजन, ए से उदाहरण, रेफरेंस, संकेत, एलूजन। एपोजिट, ऑपोजिट, हमारा नौवां शब्द है एपोजिट, ऑपोजिट। एपोजिट में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, उसी को वैसे बोलेंगे एपोजिट। एपोजिट एक और शब्द की हमें याद दिलाता है जिसे कहते हैं एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट। ए से एप्रोप्रिएट, ए से एपोजिट। सो एप्रोप्रिएट की हम बात करें, एप्रोप्रिएट तो होता है उचित, उचित। एप्रोप्रिएट का मतलब है उपयुक्त, उचित। अब एपोजिट भी, भाई तुम बिल्कुल फिट बैठते हो इस जगह पर, यू आर एपोजिट फॉर दिस प्लेस, दिस वर्ड इज एपोजिट इन दिस वाक्य, इन दिस सेंटेंस। ऑपोजिट, विपरीत आरती। हॉट का ऑपोजिट होता है कोल्ड, तो एपोजिट का मतलब होता है सटीक, बिल्कुल सही, उपयुक्त, और ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा। His speech was opposite to the situation. उसकी स्पीच बिल्कुल स्थिति पर ठीक बैठती थी। His speech was opposite to the situation. फिर से दोहराऊंगी, जो शब्द कठिन लगे उन्हें बार बार दोहराइए। और 10वां शब्द है beside और besides। अब beside में आता है एक और छुपा हुआ शब्द side, यानी कि मेरे साथ में। beside me कोई भी नहीं है, घोस्ट है। There's a ghost beside me, okay? besides की बात करें तो अक्सर आप वाक्य के शुरुआत में देखते होंगे, इस चीज के बावजूद हम ये कह सकते हैं, तो वहां पर s में अंत होने वाला beside शब्द का प्रयोग किया जाता है। Besides all his difficulties, उसकी सारी कठिनाइयों के बावजूद he managed to be successful in life. उसने मैनेज किया अपने आप को सफल बनाना जिंदगी में। तो besides यानी इसके अलावा, और beside यानी इसके बगल में। अब हम बात करते हैं चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में, दोनों में ही बच्चे हैं। चाइल्डिश का मतलब क्या यार? चाइल्डिश मिस्टेक करते हो तुम, चाइल्डिश बचपना, मूर्ख,
गलती करते हो तुम, अरे यार तुम्हारी स्माइल बहुत चाइल्ड लाइक है, चाइल्ड लाइक है, बच्चों जैसी मूर्ख है, नहीं बच्चों जैसी मासूम है। तो चाइल्ड लाइक का मतलब होता है इनोसेंट, मासूम। और फिर हम बात करते हैं 12वें नंबर की, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। आपका जो सबसे करीबी दोस्त होता है वो आपका कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट यानी सबसे करीबी, द क्लोजेस्ट टू यू। कॉन्फिडेंट, आप में अगर कॉन्फिडेंस है तो आप हर मुश्किल को पार पा सकते हैं। अपने अंदर विश्वास, अपने अंदर विश्वास में ई लगता है, और आपका करीबी दोस्त या कोई करीबी व्यक्ति आपसे, उसमें ए लगता है उसकी स्पेलिंग में। ओके, अब बात करते हैं डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड की। इनमें छुपा है एक और शब्द, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, जिस रुचि के साथ आप ये वीडियो देख रहे होंगे, रुचि। डिसइंटरेस्टेड और यहाँ अनइंटरेस्टेड। अब भाई इसमें क्या फर्क है, अंग्रेजी में कहीं डिस लग जाता है, कहीं अन लग जाता है, समझ नहीं आता। वाक्य देखते हैं। एक जज ने क्या किया, एक जज को क्या कैसा होना चाहिए, जज मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड इन अ केस। जो वो केस सुन रहा है उसमें वो डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, मगर उसे अनइंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। भाई इसका क्या मतलब है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब है आपको किसी की पक्ष नहीं लेनी चाहिए, किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको कायदे कानून नियम का पालन करना चाहिए। यानी आपको बिना किसी की पक्ष लिए अनबायस तरीके से निष्पक्ष होकर किसी भी केस की सुनवाई करनी चाहिए बतौर जज। लेकिन वहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केस से बिल्कुल ही इंटरेस्ट खो दें और अनइंटरेस्टेड होके भाई मेरा केस तो है नहीं। आपका धर्म है, आपका फर्ज है, क्योंकि आप जज हैं। तो हम ये समझते हैं डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड से। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निरपक्ष, अनबायस्ड, और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है बिना रुचि के, बिना रुचि लिए। ओके, सो हमने ये 13 शब्द यहां पर देखकर, पहला बिटवीन, अमंग, बिटवीन यानी दो, अमंग यानी बहुत सारे, इन यानी स्थायी, स्थिर, स्टेशनरी, इनटू यानी एक्शन से रिलेटेड, ही रैन इनटू द हॉल, लाई यानी खुद लेटना, ले यानी किसी को लिटाना, और राइज यानी सूर्य का उगना, खुद उगना, और रेस यानी किसी का हाथ उठाना, अपना हाथ उठाना, रेज योर हैंड। हैंग्ड और हंग, फांसी की सजा के लिए हैंग्ड, पेंटिंग को टंगाने के लिए हंग, संज्ञा के रूप में आने वाला सुझाव एडवाइस सी के साथ, और क्रिया के रूप में आने वाला स के साथ, एडवाइस के साथ। अडेप्ट, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, ए वाला अडेप्ट, और बच्चे को गोद लेना, अडॉप्ट, ओ वाला। एल्यूजन का मतलब होता है उदाहरण, रेफरेंस देना। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम में होना। एपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, उसकी स्पीच बिल्कुल परिस्थिति पे सटीक बैठती है, उपयुक्त है। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, हॉट का कोल्ड, ऑपोजिट। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है सारी चीजों के बावजूद, बिसाइड्स। चाइल्डिश का मतलब होता है मूर्खता के साथ, चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चे की तरह मासूम, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आपका करीबी। कॉन्फिडेंट का मतलब वो होता है जिसको अपने अंदर विश्वास है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जो निरपक्ष भाव से कोई भी काम करता है, और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है जो रुचि नहीं लेता। तो इसी प्रेजेंटेशन के साथ कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, जिसे अंग्रेजी में डिक्शन भी कहा जाता है, कहाँ कौन से शब्द का प्रयोग उचित है। एक और वोकैबुलरी का जाते जाते शब्द मैल प्रोपिज्म। मैल प्रोपिज्म, गलत शब्दों का चुनाव वाक्यों में। इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। गुड बाय, गुड खरीदना, गुड BYE, गुड बाय।